हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके शर्मा एजुकेशन हब। इस लेक्चर में हम देखेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 6 एनसीईआरटी। इसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगी या तो तमिलनाडु बोर्ड की सारी एनसीईआरटी अपने पास रख लो और उसको हाईलाइट करते चलो साथ में, बिकॉज प्रीलिम्स इज़ वेरी नियर और इनके नोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। सो आई वुड सजेस्ट कि इनको हाईलाइट करते चलो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट चैप्टर। पहला है अर्थ इन द सोलर सिस्टम। अर्थ विच इज़ ब्लू प्लैनेट और हमारा प्लैनेट जिसको बोला जाता है आवर प्लैनेट। तो सोलर सिस्टम के अंदर उसकी लोकेशन कहाँ पे है, वो सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम देखेंगे। कभी भी आपने अगर सनसेट के बाद स्काई देखा हो तो काफ़ी ब्लैक हो जाता है, पर उसके ऊपर हमें कुछ ट्विंकलिंग ऑब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं। पहले 2 आएंगे, फिर 3 आएंगे, फिर इतने सारे हो जाते हैं, एक चादर बिछ जाती है पूरी। ऐसे लगता है कि ब्लैक प्लेट के ऊपर डायमंड्स आपने रखती हो। तो उनको क्या कहते हैं? स्टार्स। तो ये नंबर इंक्रीज करता जाता है। पूरा का पूरा स्काई आप देखोगे कि इन छोटे छोटे टाइनी ऑब्जेक्ट से, शाइनी ऑब्जेक्ट से पूरा फिल होता है। कुछ ब्राइट होते हैं, कुछ डिम भी होते हैं, और ऐसे लगता है कि जो स्काई है इट इज़ स्टडीड विद द डायमंड्स। ये सारे ट्विंकल कर रहे होते हैं, बट अगर उनके ऊपर आप ध्यान से नोटिस करोगे ना तो कुछ जो होते हैं वो ट्विंकल नहीं भी करते, वो बिल्कुल स्टैटिक दिखते हैं आपको। ठीक है, तो कैसे ये सारे ग्लो करते हैं वो सारा इस चैप्टर में हम देखेंगे। ठीक है, तो पहले आ जाओ। यू मे ऑल्सो सी द मून ऑन मोस्ट ऑफ द डे। मून भी आपको दिखता है। फॉर एग्जाम्पल इफ दीज आर द 30 डेज, फर्स्ट डे पे अगर मान लो आपको फुल मून दिख रहा है तो एक टाइम पे आपको न्यू मून दिखेगा। फुल मून को आप बोलते हो पूर्णिमा, न्यू मून को आप बोलते हो अमावस्या। ठीक है, इस तरह से आपको डिफरेंट चीज़ें दिखती हैं। मून की कभी कभी नहीं दिखाई देता और कभी कभी दिखाई देता है। सो इसकी डिफरेंट शेप दिखाई देती है। कभी कभी ऐसे लगेगा कि हाफ सा ही ग्लो कर रहे हैं। ठीक है, तो मून जो होता है वो डिफरेंट तरीके से शाइन करता है। तो फुल मून आपको एक ही दिन दिखेगा मंथ के अंदर, तो उसको बोलते हैं फुल मून नाइट या फिर पूर्णिमा। और एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन नाइट तो बहुत क्लियर होगी पर आपको मून विजिबल नहीं होता, तो उस दिन को बोलते हैं अमावस्या। तो उस दिन आपको नाइट जो होती है सबसे सुंदर दिखती है, बिल्कुल चमकीली सी होगी पर आपको मून उसमें नहीं दिखाई देता, क्लियर नाइट होती है। तो क्या आपने कभी ये सोचा है ये कैसे ब्राइट होते हैं इतने ज़्यादा, और दिन में क्यों नहीं दिखते हमें, रात को ही क्यों दिखते हैं? बिकॉज ऑफ द सन। क्योंकि जो सन है इसकी लाइट इतनी ज़्यादा होती है दिन के टाइम पे कि ये सारी ट्विंकलिंग ऑब्जेक्ट्स हमें दिख ही नहीं पाते। सन का जो लाइट है, बिकॉज ऑफ दिस लाइट हमें ये चीज़ें नहीं दिख पाती। ठीक है, और रात को जैसे ही सनसेट हो जाता है और वी विल सी कि जो अर्थ होती है वो रोटेट कर रही होती है अपनी एक्सिस पे, तो उस वजह से हमें ये रात को दिखाई देते हैं। सन के बारे में देखें, मून एंड जितने भी ऑब्जेक्ट शाइन करते हैं स्काई के अंदर उन सबको क्या बोल देते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज़। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ बड़ी होती हैं और गर्म होती हैं। किस चीज़ की बनी होती हैं? गैसेस की बनी होती हैं। इनके पास अपनी हीट होती है, अपनी लाइट होती है, और जिसको ये एमिट करते हैं इन लार्ज अमाउंट। तो इन सेलेस्टियल बॉडीज़ को हम बोल देते हैं स्टार्स। ठीक है, और जो सन है दैट इज़ ऑल्सो अ स्टार। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स आपको दिखेंगे नाइट के टाइम, एंड सन के तरह ही होते हैं। पर फिर क्यों सन की लाइट इतनी ज़्यादा होती है और स्टार्स की लाइट उतनी ज़्यादा नहीं होती? बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस। तो अर्थ से अगर सन का डिस्टेंस देखें तो वो कम है इफ़ कंपेयर टू द अदर स्टार्स। ठीक है, तो कई बार आपने नाइट स्काई अगर ध्यान दिया हो तो ये वही लॉजिक आप लगा सकते हो, बिकॉज सन का और अर्थ का जो डिस्टेंस है दैट इज़ अराउंड 150 मिलियन किलोमीटर। बट अगर बाकी स्टार्स देखोगे आप तो वो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं इफ़ कंपेयर टू द सन। ये सेम लॉजिक आप लगा सकते हो, जैसे एरोप्लेन आप देखते हो ना उड़ता हुआ। तो अगर एरोप्लेन अगर आप देखते हो तो आपको उड़ता हुआ वो बहुत छोटा दिखता है क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है अभी। पर वहीं पे अगर आप एयरपोर्ट पे खड़े हो और साइड में एरोप्लेन भी खड़ा हुआ है तो यू विल नोटिस कि जो एरोप्लेन है उसका साइज़ बहुत बड़ा होता है। तो सेम लॉजिक है यहाँ पे। अगर आपने स्काई में कभी नोटिस किया हो तो आपको वेरियस शेप्स मिलती हैं। ठीक है, जिनको बोलते हैं हम कि बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स बनाते हैं, और उन ग्रुप ऑफ पैटर्न्स को हम बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन। सबसे जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिलेशन है वो है उर्सा मेजर। उर्सा मेजर को बिग बेयर भी बोला जाता है, सप्तऋषि भी बोला जाता है। बिग बेयर क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसकी शेप भालू की तरह दिखती है। और दूसरा, सप्त ऋषि क्यों बोला जाता है? सप्त का मतलब है 7 एंड ऋषि का मतलब है संत या सेजिस। तो ये ग्रुप ऑफ 7 स्टार है तो उस वजह से सप्त ऋषि इसको बोल देते हैं। सो इट इज़ मेजर पार्ट ऑफ द उर्सा मेजर। ठीक है, तो कौन सी डायरेक्शन ये बताता है? तो इट रिप्रेजेंट द नॉर्थ डायरेक्शन, और इसको बोलते हैं पोल स्टार। ये स्टार फिक्स होती है इसकी पोजीशन और हमेशा आपको नॉर्थ में ही मिलेगी। तो पहले के टाइम में, एंशियंट टाइम में आप देखोगे पोल स्टार की हेल्प से ही लोग डायरेक्शन का पता लगाया करते थे। तो इधर अगर नॉर्थ है इधर साउथ आ जाएगी, इधर ईस्ट आ गई वेस्ट। तो अगर नॉर्थ डायरेक्शन का पता चल गया, साउथ ईस्ट वेस्ट को डिटरमाइन किया जा सकता है। तो इस स्टार को पोल स्टार भी बोला जाता है। उर्सा मेजर के अलावा एक और है जिसको बोलते हैं ओरियन।
ओरियन का मतलब होता है हंटर, हंटर की तरह शेप दिखती है इसकी, ठीक है। इसके अलावा एक और आता है जिसको बोलते हैं कैरसिओपिया। कैरसिओपिया एक ग्रीक माइथोलॉजिकल क्वीन हुआ करती थी, उसके नाम पे पड़ गया, उसकी तरह दिखती है, ऐसे लगता है कि लेडी बैठी हुई है और मिरर देख रही है। फिर आती है एक लियो मेजर शेप। लियो मेजर का मतलब है लाइन लाइक, ठीक है। ये अलग अलग कॉन्स्टिलेशंस आपको देखने को मिलती हैं, पर उर्सा मेजर क्या इंपॉर्टेंस रखता है, बिकॉज इट रिप्रेजेंट नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन का हमें इससे पता चला करता था, तो एंशियंट टाइम में पोल स्टार की हेल्प से ही डायरेक्शंस का पता लगाया जाता था, क्योंकि उस टाइम पे फ़ोन नहीं थे, ना तो कंपस हुआ करती थी, कंपस भी बहुत लेट आई थी, दैट्स वाई। ये तो ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज़ थी जो चमकती हैं, पर कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ आपको ऐसी देखने को मिलेंगी जिनके पास ना तो अपनी हीट है ना ही अपनी लाइट है। तो कैसे वो फिर लिट करते हैं, लाइट करते हैं, बिकॉज ऑफ द स्टार्स। स्टार्स की लाइट उन प्लैनेट्स के ऊपर पड़ेगी। प्लैनेट्स क्या होते हैं, जिनके पास ना तो अपनी हीट है ना ही अपनी लाइट है, तो इनके ऊपर किसकी लाइट पड़ती है, स्टार्स की लाइट पड़ती है, जैसे कि आपका सन। फिर ये लिट करते हैं। तो ये वर्ड प्लैनेट कहाँ से आया है, ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई से आया है, जिसका मतलब है वेंडरर, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे घूमने वाला पर्सन, ठीक है। तो प्लैनेट का वर्ड कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, फ्रॉम द प्लैनेटाई, ग्रीक वर्ड। अर्थ जिसके ऊपर हम रहते हैं, सारी की सारी हीट और लाइट कहाँ से आती है, फ्रॉम द सन। और नियरेस्ट स्टार कौन है अर्थ का, तो वो सन ही है, क्योंकि सन इज़ ऑल्सो अ स्टार, ठीक है। और उसके बाद हमें रात के टाइम पे अर्थ से नज़दीक एक और बड़ी सी बॉडी दिखती है जिसको बोलते हैं मून। जस्ट बिकॉज मून अर्थ के और भी नज़दीक है, तो मून का साइज़ हमें काफ़ी बड़ा दिखता है। ऑल्दो अगर मून की बात करें, इट इज़ ओनली 1/4 साइज ऑफ द अर्थ, 1/4 साइज़ होता है इसका अर्थ के, ठीक है। तो नज़दीक होता है, तो इस वजह से हमें काफ़ी बड़ा दिखता है। तो द मून दैट वी सी इन द स्काई इज़ अ सैटेलाइट। तो ये नेचुरल सैटेलाइट है, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती है। जैसे हमारी अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, बाकी प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, तो कुछ जो होते हैं ऐसे प्लैनेट्स भी होते हैं जिनके पास अपने मून्स होते हैं, वो उनके अराउंड रिवॉल्व करेंगे। नाउ ये आपको एक बेल्ट दिखेगी, इसको सोलर सिस्टम बोला जाता है। सोलर सिस्टम में सन बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा दिस वे। पहला प्लैनेट आता है मरकरी। यहाँ पे एक टर्म समझो पहले तो, एक आपको एस्ट्रॉइड बेल्ट दिखेगी, दिस वन, ठीक है। इस एस्ट्रॉइड बेल्ट के अंदर और बाहर आपको दो तरह के प्लैनेट्स मिलेंगे। जैसे अंदर वाले प्लैनेट को हम बोल देते हैं, क्योंकि अंदर हैं तो इनर प्लैनेट बोल देंगे, और साथ में ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, रॉकी होते हैं, रॉकी इन नेचर, पथरीले होते हैं। वहीं पे एस्ट्रॉइड बेल्ट के बाहर वाले प्लैनेट्स देखोगे तो इनको हम आउटर प्लैनेट्स बोल देते हैं, गैशियस प्लैनेट बोल देते हैं, या फिर जोवियन प्लैनेट्स बोल देते हैं। तो ये होते हैं आउटर प्लैनेट। बाहर के 5 प्लैनेट आ जाते हैं, अंदर 4 प्लैनेट देखने को मिलते हैं। अब जितने भी प्लैनेट्स हैं ना, आपको एक रास्ता सा दिख रहा होगा जिसके ऊपर ये रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ये रास्ता किसके अराउंड रिवॉल्व करवाता है इनको, तो अराउंड द सन। ये रास्ता किसके अराउंड रिवॉल्व करवाता है इनको, अराउंड द सन, और इस रास्ते को बोलते हैं ऑर्बिट। और हर एक प्लैनेट अपनी ही एक्सिस के ऊपर रोटेट भी कर रहा है। अगर आपने ग्लोब देखा हो ना, तो आप उसको रोटेट नहीं करवा देते स्टैंड की हेल्प से, दैट प्रोसेस इज नोन एज रोटेशन। पर जब ये प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करेगा, सन के अराउंड मूव करेगा एक फिक्स ऑर्बिट के ऊपर, यानी कि एक फिक्स पाथवे के ऊपर, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रेवोल्यूशन, ठीक है। मतलब सारे के सारे प्लैनेट्स सन के अराउंड क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, पर अपनी एक्सिस पे क्या कर रहे हैं, तो रोटेट कर रहे हैं। जो एक्सिस होती है ये डिटरमाइन करती है कि कब दिन होगा कब रात होगी, लाइक दिस, ठीक है। तो चलो वन बाय वन कुछ चीज़ें अगर ध्यान रख लो आप, तो जैसे पहला प्लैनेट आता है मरकरी। मरकरी जो है सबसे नज़दीक में है आपके सन के। अगर इसकी रेवोल्यूशन की बात करें, यानी कि सन के अराउंड घूमने में इसको कितने दिन लगते हैं, एक चक्कर मारने में 88 ईयर्स लग जाते हैं। वहीं पे रोटेशन अगर देखें अपनी एक्सिस के ऊपर, इसको 59 डेज लग जाते हैं रोटेट करने में, ठीक है। दैट इज़ द फर्स्ट वन थिंग। इसके पास अपने मून नहीं होते। फिर आता है सेकंड प्लैनेट जिसको बोलते हैं वेनस। वेनस को अर्थ का ट्विन भी बोला जाता है, बिकॉज इसका साइज शेप वगैरह अर्थ की तरह लगता है, ठीक है। तो इसको अर्थ का ट्विन भी बोल दिया जाता है। और रेड प्लैनेट होता है ये, और इसको आप देख सकते हो, ठीक है। रात को ये दिखाई देता है, फिक्स सा दिखता है आपको, तो दैट इज़ वेनस। वेनस की अगर बात करें तो इसको अपनी रेवोल्यूशन यानी कि सन के अराउंड रिवॉल्व करने में 255 डेज लग जाते हैं। वहीं पे रोटेशन की अगर बात करें तो अराउंड 243 डेज लगते हैं अपनी रोटेशन पे,
ठीक है, अपनी एक्सिस पे रोटेट करने के लिए। उसके बाद थर्ड प्लैनेट जो कि हमारा प्लैनेट है अर्थ, 365 डेज, 1 साल लग जाता है पूरा सन के अराउंड चक्कर मारने में, और अपनी एक्सिस के ऊपर 1 दिन लगता है, यानी कि 24 आवर्स। ठीक है, तो अर्थ का हो जाता है ये पॉइंट, इंपॉर्टेंट था। उसके बाद फोर्थ प्लैनेट पे आ जाओ तो ये है मार्स। मार्स की अगर रेवोल्यूशन की बात करें, यानी कि सन के अराउंड रिवॉल्व जब ये करता है तो इसको कितना टाइम लग जाता है, तो इसको लगते हैं अराउंड 687 डेज। 687 डेज में अपना एक चक्कर मारता है, अर्थ के डबल। पर एक्सिस की अगर बात करें तो अर्थ के इक्वल है। और मार्स के 2 मून्स होते हैं, जैसे अर्थ का एक ही मून है ना, इसके 2 मून हैं और दोनों का नाम अलग अलग रख दिया जाता है, फोबोस एंड डेमोस। ठीक है, दीज आर द मून्स ऑफ मार्स। फिर आ जाती है एक एस्ट्रॉइड बेल्ट, इसमें काफ़ी सारे बड़े बड़े रॉकी पार्टिकल्स आपको मिलेंगे। एस्ट्रॉइड बेल्ट ये बोला जाता है साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग कि जो ये एस्ट्रॉइड बेल्ट है, एक टाइम पे ये प्लैनेट्स आपस में एक्सप्लोड हुए होंगे तो उनसे कुछ ना कुछ मटेरियल तो निकला होगा। तो जब मटेरियल निकला तो वो एक बेल्ट के अंदर आ गया और उसको हमने नाम दे दिया, दैट इज़ एस्ट्रॉइड बेल्ट। फिर आता है नेक्स्ट प्लैनेट जिसको बोलते हैं जुपिटर। जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है आपके सोलर सिस्टम के अंदर। इसको रेवोल्यूशन करने में 11 साल और 11 महीने लग जाते हैं, यानी कि 12 साल के आसपास इनको टाइम लग जाता है टू कंप्लीट 1 सर्कल अराउंड द सन। पर अपनी रोटेशन की बात करें तो इसको अपनी रोटेशन यानी कि अपनी एक्सिस के ऊपर जो ये रोटेट कर रहा है उसमें कितना टाइम लगता है, तो इट टेक्स अराउंड 9 आवर्स एंड 56 मिनट्स। गैशियस हैं, काफ़ी सारे मून्स हैं, सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट, फर्स्ट लार्जेस्ट प्लैनेट है और सेकंड ऐसा प्लैनेट है जिसके पास सबसे ज़्यादा मून है। तो सबसे ज़्यादा मून्स किसके पास हैं, सैटर्न के पास। सैटर्न के पास आपको रिंग्स भी दिखेंगी, इस तरह से गैसेस की रिंग्स बनी होती हैं, डैबरी होती है स्पेस के अंदर, डैबरी होती है, वो इसके अराउंड रिंग्स बना देते हैं। जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, यूरेनस हो गया, इनके पास अपनी रिंग्स अवेलेबल हैं। पर सबसे अच्छी किसकी दिखती हैं, तो वो सैटर्न की दिखती हैं। तो अब सैटर्न भी तो रिवॉल्व कर रहा है ना सन के अराउंड, कितना टाइम लगेगा, 29 ईयर से ये रिवॉल्व करने में ले लेता है। और अपनी एक्सिस पे देखें तो इसको लगते हैं 10 आवर्स एंड 40 मिनट्स। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे इसके पास मून्स हैं, अबव 100। ठीक है, सैटर्न के मून्स। फिर उसके बाद आता है यूरेनस। यूरेनस भी रेवोल्यूशन शो कर रहा है अराउंड द सन, और वैसे ही रोटेशन भी शो कर रहा है अराउंड इट्स ओन एक्सिस, ऑन इट्स ओन एक्सिस। तो रेवोल्यूशन का अगर टाइम देखें यूरेनस का तो इसको लग जाते हैं अराउंड 84 ईयर्स। एक चक्कर मारने में अराउंड द सन 84 ईयर्स लग जाएंगे। वहीं पे रोटेशन की बात करें तो 17 आवर्स एंड 14 मिनट्स लग जाते हैं। फिर जो नंबर ऑफ मून्स हैं इसके पास भी काफ़ी हैं, अराउंड 30 होंगे। ठीक है, फिर आता है आपका नेपच्यून, लास्ट प्लैनेट जिसको बोला जाता है। तो नेपच्यून जो है इट टेक्स 164 ईयर्स टू रिवॉल्व अराउंड द सन, और अगर रोटेशन की बात करें तो लगते हैं 16 आवर्स एंड 7 मिनट। इसके पास भी अपने काफ़ी सारे मून्स हैं। ठीक है, तो दीज आर सम पॉइंट्स जो आप इन प्लैनेट्स के बारे में याद रख सकते हो। अब हम बात करेंगे सन की। तो जो सन है सोलर सिस्टम के बिल्कुल सेंटर में है, बिल्कुल सेंटर में है। तो ये सोलर सिस्टम शब्द आया कहाँ से, वो चीज़ देख लो सबसे पहले। तो रोमन माइथोलॉजी में एक शब्द आता है जिसको बोलते हैं सोल। सोल का मतलब होता था सन गॉड, यहाँ से एक शब्द निकाल दिया सोलर। सोलर की फैमिली, सोलर बोल दिया हमने सन को, और सोलर की फैमिली को बोल दिया सोलर सिस्टम। ठीक है, तो इस तरह से ये वर्ड ओरिजिनेट हुआ। तो जो सन होता है आपके सोलर सिस्टम में बिल्कुल सेंटर में लाई करता है इस तरह से, और फिर इसके अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं एक फिक्स ऑर्बिट में, और ह्यूज है, काफ़ी बड़ा साइज़ है। और किस चीज़ का बना है, तो एक्सट्रीमली हॉट गैसेस का बना हुआ है। पुलिंग फोर्स प्रोवाइड करता है जो कि सारे के सारे प्लैनेट को एक सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर रखता है, लाइक दिस। ठीक है, और सन जो होता है अल्टीमेट सोर्स है हीट एंड लाइट का फॉर द सोलर सिस्टम। ट्रिमेंडुअस हीट होती है और इसको हम फील नहीं करते। क्यों नहीं फील करते, बिकॉज डिस्टेंस देखें अगर अर्थ का सन से, दैट इज़ 150 मिलियन किलोमीटर्स, यहाँ से सन से लेके अर्थ तक का डिस्टेंस। ठीक है, तो इतना डिस्टेंस है, उस वजह से हम जलते नहीं हैं। ओके, फिर आते हैं प्लैनेट्स के ऊपर। अब प्लैनेट्स की अगर बात करें तो 8 प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में। कौन कौन से हैं, मरकरी देखा हमने, वेनस देखा, अर्थ देखा, मार्स देखा, फिर एस्ट्रॉइड बेल्ट आई थी बीच में, फिर जुपिटर था, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है, और इसके लिए एक ट्रिक दे रखी है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। एम फॉर मरकरी, वी फॉर वेनस, ई फॉर एफिशिएंट, एम फॉर मार्स, जे फॉर जुपिटर, एस फॉर सैटर्न, ई फॉर एफिशिएंट बोल दिया मैंने आई थिंक, है ना, अर्थ है, ई फॉर अर्थ, यू फॉर यूरेनस, एन फॉर नेपच्यून।
तो ये जो 8 प्लैनेट हैं सोलर सिस्टम के, ये सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं एक फिक्स पाथवे में। वो जो ऐसे ड्रॉ करा हुआ था उसको बोल देते हैं ऑर्बिट। दैट फिक्स पाथवे इज़ नोन एज ऑर्बिट। मर्क्यूरी जो है ये काफ़ी नज़दीक है सन के, अराउंड 88 डेज लेता है टू कंप्लीट वन सर्कल अराउंड द सन, और इस ऑर्बिट के ऊपर ये रिवॉल्व करेगा। वेनस को हम बोल देते हैं अर्थ का ट्विन है, क्योंकि इसका साइज़ एंड शेप काफ़ी सिमिलर सा मिलता है अर्थ को देखने, अर्थ के साथ अगर कंपेयर करें, ऑल्दो अर्थ का साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है कंपेयर टू द वेनस। रिसेंट डाटा के अकॉर्डिंग अगस्त 2006 जो प्लूटो था उसको पहले प्लेनेट कंसीडर किया जाता था, बट इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने बोला कि ये जो प्लूटो है और इसकी तरह और कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, जैसे कि सीरीज़ 2003 में उसको बोल दिया था, ये सारे डिक्लेयर कर दिए गए ड्वार्फ प्लैनेट, यानी कि छोटे प्लैनेट्स। बाकी प्लैनेट्स की तरह ये नहीं देखने को मिलते, तो दैट्स वाई, बिकॉज ये रोटेट भी नहीं कर रहे अपनी एक्सिस पे, लाइक दिस कुछ फीचर्स होते हैं उसकी बेसिस पे इनको बोल दिया कि ये ड्वार्फ प्लैनेट है। साइड में अगर देखोगे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, डिफरेंट ओरिजिन के होते हैं, जैसे ज्योग्राफी। ज्योग्राफी एक इंग्लिश वर्ड है और इसका अगर ओरिजिन देखें तो ग्रीक वर्ड से हुआ है। और एग्जाम्पल, ग्रीक वर्ड में आता है एक शब्द जी, जी का मतलब होता है अर्थ, ठीक है। ग्राफिया, ग्राफिया का मतलब होता है राइटिंग। तो बहुत सारे टर्म्स यहाँ से जी से ही निकल जाते हैं, जैसे कि जियोलॉजी, जियोलॉजी जी फॉर अर्थ एंड लॉजी फॉर स्टडी, तो स्टडी ऑफ अर्थ। ज्योमेट्री, जियो फॉर अर्थ, मेट्री फॉर मेजरमेंट, यानी कि मेजरमेंट ऑफ अर्थ। ऑइड यानी कि रिजेंबलिंग द शेप और फॉर्म ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं अर्थ के ऊपर। अर्थ जो है थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है सन के। साइज़ के अकॉर्डिंग अगर देखें तो फिफ्थ लार्जेस्ट है। तो आपने देखा मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, फिर बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट थी, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। सबसे बड़ा जुपिटर है, फिर सैटर्न है, फिर यूरेनस है, फिर नेपच्यून है। पहले तो आउटर प्लैनेट्स ही सबसे बड़े हैं, पर फिर आता है अर्थ। अर्थ रैंक्ड ऑन फिफ्थ, ठीक है, फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है, बिकॉज इसकी शेप अलग सी है। कुछ अर्थ ऐसे दिखेगा आपको, इसके जो पोल्स होते हैं ना, पोल्स ये होते हैं पोल्स, दिस वन, एक को नॉर्थ पोल बोल देते हैं, दूसरे को साउथ पोल बोल देते हैं। ये थोड़े से फ्लैट होते हैं, तभी इसका नाम बोला हमने कि जियोइड है। अर्थ जो है वो जियोइड है, बिकॉज इसके पोल्स थोड़े से फ्लैटेंड है। तो जियोइड का मतलब होता है अर्थ लाइक शेप। अर्थ के ऊपर कंडीशन देखें, जैसे कि एटमॉस्फेयर, ठीक है। एटमॉस्फेयर की वजह से यहाँ पे लाइफ अवेलेबल है, ना तो ज़्यादा गर्म है ना तो ज़्यादा ठंडी है, और वाटर अवेलेबल है, एयर अवेलेबल है, विच इज़ एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। तो एयर का लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है, किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ द गैस जो कि है ऑक्सीजन। कितनी क्वांटिटी होती है इसकी? तो 21%। वैसे ही नाइट्रोजन 78%, ठीक है। आपकी कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज़ 0.03%, लाइक दिस। पर ऑक्सीजन की कितनी है? 21%। तो इसी वजह से अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम के अंदर। आउटर स्पेस में देखें तो अर्थ जो होती है वो ब्लू कलर की दिखती है, बिकॉज इसका जो 2/3 पोर्शन है इट इज़ कवर्ड बाय वाटर, तो उस वजह से इसको ब्लू प्लैनेट भी बोल दिया जाता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट दिस साइड फैक्ट। यहाँ पे देखोगे तो लाइट की स्पीड बताई हुई है कि अगर सन से लाइट को पहुँचना है अर्थ के ऊपर तो कितना टाइम लग जाता है? अराउंड 3 लाख, तो 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से आती है। और कितना टाइम लग जाता है? 8 मिनट लगते हैं। तो अगर इसको मैं लिखूँ शॉर्टकट में तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं, या फिर 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड लिख सकते हैं, ठीक है। कितना टाइम लगा पहुंचने पे? अर्थ के ऊपर पहुंचने में 8 मिनट लग जाते हैं, यानी कि जब सूर्य उदय कर गया होता है तो उसके बाद 8 मिनट लगते हैं उसको पहुंचने में ऑन अर्थ। अब देखेंगे मून के बारे में। तो जो हमारी अर्थ है उसका एक अपना नेचुरल सैटेलाइट है और उसको हम बोल देते हैं मून। इसका डायमीटर सिर्फ 1/4 है, ठीक है, 1/4 है ऑफ द साइज ऑफ द अर्थ, बट फिर भी इतना बड़ा दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस बाकी सारी सेलेस्टियल बॉडीज़ के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो मून जो है दैट इज़ नियरेस्ट टू द अर्थ, ठीक है। तो डिस्टेंस की वजह से, वही अगेन एग्जांपल आप ले सकते हो, जितने नीचे आपका एरोप्लेन उड़ रहा होगा वो उतना ही साइज़ में बड़ा दिखाई देगा, और जितने ज़्यादा दूर हो जाएगा उसका साइज़ उतना ही छोटा दिखेगा। तो जो मून है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, और कितने दिन लेता है? तो 27 डेज, ठीक है। पर जो रोटेशन है दोनों की वो एक दिन की है। अर्थ भी एक दिन लेती है पूरा रोटेशन में, और 24 आवर्स लेती है, और वैसे ही मून भी पूरा एक दिन लेता है रोटेशन में। और इनकी रोटेशन बिकॉज फिक्स टाइम पे है, फिक्स टाइम है, यानी कि एक एक दिन दोनों को लग रहा है, तो उसी वजह से हम मून की हमेशा एक ही साइड देखते हैं। ओनली वन फेस ऑफ मून इज़ विजिबल टू अस, क्योंकि इनका जो स्पिनिंग टाइम है, रोटेशन का टाइम है, दैट इज़ वेरी सेम।
उसके बाद सैटेलाइट क्या होती है, कोई भी सेलेस्टियल बॉडी जो किसी प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व कर रही है या फिर सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। तो ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स भी होती हैं जिनको आर्टिफिशियल बॉडी बोला जाता है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट बोला जाएगा। साइंटिस्ट बनाते हैं ताकि इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकें अराउंड अबाउट द यूनिवर्स और कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। जो हम मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं 5G 4G 6G अब आ रहा है, तो रॉकेट की हेल्प से हम इसको क्या करते हैं, अर्थ से लॉन्च करते हैं और ये फिर एटमॉस्फेयर के बाहर जाएगा और जो ऑर्बिट होगी, अर्थ की ऑर्बिट होगी, उसके अंदर फिक्स हो जाएगा और फिर रिवॉल्व करती रहेगी। तो दैट इज़ सैटेलाइट। कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं इंडियन सैटेलाइट्स के, जैसे इनसैट, IRS, एडोसैट। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं सैटेलाइट्स के, ठीक है। उसके बाद एस्ट्रॉइड आता है। तो अगेन मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, यहाँ पे थी एक एस्ट्रॉइड बेल्ट, उसकी बात हो रही है। तो मार्स और जुपिटर की ऑर्बिट के बीच में हमने देखा एक बेल्ट लाई करती है जिसको बोलते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट। तो स्टार, प्लैनेट और सैटेलाइट के अलावा बहुत सारी टाइनी बॉडीज़ मूव करती रहती हैं अराउंड द सन और उनको बोल दिया एस्ट्रॉइड। ये ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर के बीच में मिलता है। साइंटिस्ट को बहुत सारे एस्ट्रॉइड मिले हैं, उनके पार्ट्स मिले हैं, तो उस बेसिस पे वो बोल देते हैं कि एक टाइम पे, यानी कि 1000 ऑफ ईयर्स बैक अगर जाएं, उससे भी पीछे चले जाएं, तो कभी ना कभी ये प्लैनेट आपस में टकराए थे, एक्सप्लोड हुए थे और जिस वजह से ये एस्ट्रॉइड बन गए थे। नाउ द टर्म इज़ देयर मीटियोरॉइड। मीटियोरॉइड का क्या सिग्निफिकेंस है? मीटियोरॉइड क्या करेगा? देखो 3 टर्म्स होती हैं, पहले तो वो देख लो। एक होती है मीटियोरॉइड, एक होती है मीटियोर, एक होती है मीटियोराइट, एक होती है मीटियोराइट, ठीक है। अब क्या फ़र्क होता है इनमें वो देखेंगे। पहले मीटियोरॉइड का मतलब समझ लो। छोटा सा पीस होगा रॉक का जो कि सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो उसको बोल देंगे मीटियोरॉइड। एक टाइम ऐसा आएगा ये ग्रेविटी जो पुल था सन का उसके अगेंस्ट चला जाएगा और अर्थ की तरफ गिरने लगेगा। जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में ये एंटर करेगा तो फ्रिक्शन होगी इसमें और ये फायर कैच कर लेगा और हमें ऐसे लगेगा टूटता हुआ तारा और फटाफट से आप विश मांगोगे, ठीक है। ऐसे लगेगा टूटता हुआ तारा है, शाइन करता हुआ आएगा, बिकॉज इस मीटियोरॉइड में लगी होती है आग, तो उस वजह से हमें ऐसे लगता है कि टूटता हुआ तारा आ रहा है, तो इसको बोलते हैं मिटियोर। और जब मिटियोर बिल्कुल अर्थ को हिट कर देगा, अर्थ के सरफेस को हिट कर देगा, तो उसको बोल देंगे मिटियोराइट। कई बार ये इतने बड़े होते हैं साइज़ में और पूरे जल नहीं पाते और अर्थ के ऊपर डिप्रेशन क्रिएट कर देते हैं, होलो क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। तो फ्लैश ऑफ लाइट दिखता है बिकॉज ऑफ दिस। तो कई बार पूरे नहीं जल पाते और उस वजह से होलो क्रिएट कर देते हैं ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। कभी कभी आपको ऐसी भी अपीयरेंस दिखी होगी, अगर आपने टेलीस्कोप से कभी स्काई को देखा हो तो आपको ऐसे दिखेगा, शाइनी सा ऑब्जेक्ट दिखेगा। इनको बोलते हैं गैलेक्सी। तो हमारी गैलेक्सी क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी, क्लस्टर ऑफ मिलियन ऑफ स्टार, दैट इज़ नोन एज मिल्की वे गैलेक्सी। हमारा जो सोलर सिस्टम है दैट इज़ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। एंशियंट इंडिया के अंदर अगर देखें तो ये बोला जाता था कि एक रिवर फ्लो कर रही है स्काई के अंदर, चमकती हुई रिवर फ्लो कर रही है स्काई के अंदर, क्लस्टर ऑफ स्टार्स की रिवर फ्लो कर रही है और उसको नाम दे दिया आकाश गंगा। गैलेक्सी जो होती है दैट इज़ अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियन ऑफ स्टार्स, और क्लाउड्स होते हैं, डस्ट के होगे, गैसेस के होगे, मिलियन ऑफ सच गैलेक्सीज। यूनिवर्स के अंदर अगर देखें हम, बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। जब बहुत सारी गैलेक्सीज आपस में जुड़ी हुई हैं ना, तो वो बना रहे हैं जाके एक यूनिवर्स। और अभी तक अगर देखें तो हमें यूनिवर्स का सिर्फ 1% पता है, ठीक है। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट। वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट साइज, बट वी नो दैट ऑल ऑफ अस, यू एंड आई, बिलोंग टू दिस यूनिवर्स, ठीक है। ये अगर आप हो, आप अर्थ के ऊपर रह रहे हो, अर्थ कहाँ पे है? सोलर सिस्टम में है। सोलर सिस्टम किसके अंदर आते हैं? मिल्की वे गैलेक्सी में है। और बहुत सारी गैलेक्सीज आपस में मिलके क्या बना देती हैं? द यूनिवर्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट से डू यू नो वाले फैक्ट थे, वो देख लेते हैं। जैसे जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस, इनकी अपनी रिंग्स होती हैं। सो रिंग्स किस चीज़ की बनी होती हैं? स्मॉल डेब्रीज, जो कूड़ा करकट होता है ऊपर स्काई स्पेस के अंदर, उसका बन जाता है एक बेल्ट। तो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस सभी की दिखती हैं विद द हेल्प ऑफ पावरफुल माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, यू कैन सी देम, ठीक है। टेलीस्कोप की हेल्प से आप इनको देख सकते हो। सोल का हमने मीनिंग देख लिया। ह्यूमन जो है ऑलवेज फैसिनेटेड, इंटरेस्टेड रहा है स्काई को गेज करने में, घूरने में, ठीक है। और सेलेस्टियल बॉडीज़ को पढ़ा है विद द हेल्प ऑफ अ टेलीस्कोप। तो जो लोग सेलेस्टियल बॉडीज़ को पढ़ते हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, उनको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमर। एक नाम एस्ट्रोनॉमर का आपको एंशियंट हिस्ट्री से याद आना चाहिए, आर्यभट्टा। आर्यभट्टा काफ़ी फेमस एस्ट्रोनॉमर थे एंशियंट इंडिया के, और ये कहते हैं कि जो मून एंड प्लैनेट हैं वो शाइन करते हैं क्योंकि उनके ऊपर सनलाइट पड़ती है, ठीक है। तो आज के टाइम पे भी एस्ट्रोनॉमर एक्सप्लोर कर रहे हैं यूनिवर्स के
बारे में। नील आर्मस्ट्रॉन्ग फर्स्ट मैन थे जिन्होंने स्टेप रखा था मून के सरफेस पे। कब रखा था? 20 जुलाई 1969। तो क्या इंडियन भी था कोई जो मून के ऊपर गया है? तो यस, आपको नाम याद आना चाहिए, राकेश शर्मा। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं और फैक्ट्स अगर हैं तो उनको भी रीड कर लेते हैं। नो, देयर आर नॉट मोर फैक्ट्स बट ओके। तो यहाँ पे आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, जैसे टिक द करेक्ट आंसर है अर्थ का ट्विन वेनस, थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन अर्थ, ऑल प्लैनेट मूव अराउंड द सन इन अ सर्कुलर पाथ, पोल स्टार कौन सी डायरेक्शन बताता है? नॉर्थ बताता है। नॉर्थ का पता चल जाता है, साउथ उसके ऑपोजिट, ईस्ट उसके साइड में एंड वेस्ट उसके दूसरी तरफ। तो इस तरह से फिर बाकी डायरेक्शन का पता चल जाता है। एस्ट्रॉइड आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। आपने देखा था मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स और बीच में एक बेल्ट थी, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, लाइक दिस। फिर बोला ग्रुप ऑफ डैश फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न इज कॉल्ड। तो स्टार्स का जब ग्रुप बनता है तो वेरियस पैटर्न्स बनाते हैं और उसको क्या बोला था? कॉन्स्टिलेशन। ठीक है, ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार इज कॉल्ड गैलेक्सी। अपने वाली कौन सी है? मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, डैश इज द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू अवर अर्थ, मून है। ठीक है, डैश इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, अर्थ आ जाएगा। प्लैनेट डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। ठीक है, इस तरह से आप इनको सॉल्व कर सकते हो। तो यहीं पे हमारा कंप्लीट होता है चैप्टर नंबर 1। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे चैप्टर नंबर 2। थैंक यू एवरीवन। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।